दोस्तों कहते हैं काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो काट लेता है हर कोई यहाँ, जिंदगी तो काट लेता है हर कोई यहाँ, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर ने हमें जो ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है, उस खूबसूरत सी ज़िंदगी के लिए सबसे पहले तो इस ईश्वर का, इस ऊपर वाले का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और कोशिश ये करें कि जो ये हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी मिली है उसमें कुछ ऐसा बेहतरीन काम कर जाएं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा नाम मिसाल बन जाए। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और मैं हूं आप सभी के साथ प्रणय भारद्वाज। मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और जैसा कि प्रज्ञा ने अभी अभी ऊपर वाले को धन्यवाद दिया है, तो इसी ऊपर वाले ने हमें जिस धरा पर पैदा किया है, जिस भूमि पर हम यहाँ पर विचरण करते हैं, उस भूमि का भी बखान करने से हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि राजस्थान की ये भूमि है, यहाँ पर अनेक रंग हैं और उन अनेक रंगों में अनेक विविधताएँ हैं। ये राजस्थान भारत में है, भारत इस पृथ्वी पर है। और आज 22 अप्रैल का दिवस विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का रंग भी नीला है और कहीं ना कहीं हम पृथ्वी तत्व से भी जुड़े हुए हैं। और ऊपर से अगर हम देखें आकाश, पृथ्वी से बाहर निकल के जहाँ स्पेस से कई नज़ारे हम देख पाते हैं कुछ वीडियोस के ज़रिए, तो वहाँ से भी पृथ्वी अपने नीले रंग में ही नज़र आती है। वैसे जो पृथ्वी का पर्यावरण है, जहाँ तक दूषित हुआ है उससे सुधारने का बहुत प्रयत्न चल रहा है। और इसी संदर्भ में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा भी आज ही उन्होंने जन्म लिया था, तो उनको भी हम विश्व पृथ्वी दिवस पर उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। और इन्हीं सब रंगों में से प्रज्ञा, मैं ये सोचता हूँ कि राजस्थान के जो अनेक रंग हैं उसमें अगर हम कोई एक रंग चुने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी एक रंग को हम नहीं चुन सकते। लेकिन अगर हम, जैसे हमने कुछ पिछले एपिसोड में बात की थी ब्लू पॉटरी के बारे में, उसका रंग नीला था। तो राजस्थान में ये जो नीला रंग है कहीं ना कहीं अपनी एक विशेषता रखता है। आपका क्या कहना है? कहीं बिल्कुल, नीला रंग अपनी पहचान रखता है, अपनी विविधता रखता है। और राजस्थान की जब बात कर रहे हैं प्रणय, तो राजस्थान के लिए तो कहते भी है रंग रंगीलो राजस्थान। बिल्कुल। बहुत सारे रंग हैं हमारी राजस्थान की धरा के। क्यों? इसी रंग में भले ही राजस्थान इस समय तप रहा हो, लेकिन फिर भी राजस्थान के अनेक रंग यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और इस भरी गर्मी में भी लोग घूमना चाहते हैं राजस्थान के कई शहरों में। तो इन्हीं रंगों से जुड़ा हुआ एक व्यक्तित्व हमारे साथ आज यहाँ पर है। जिस नीले रंग की मैंने बात की ना, उसी नीले रंग से जुड़े हुए हैं और इन्हें जाना जाता है ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया के नाम से। तो स्वागत करते हैं ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया शरद भारद्वाज का। बहुत बहुत स्वागत शरद जी अलबेलो राजस्थान में। और आज ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया हमारे साथ हैं। पेंटिंग्स की बहुत सी बातें करेंगे, रंगों की बहुत सी बातें करेंगे, क्योंकि रंग अपने आप में ही खूबसूरत होते हैं। हर रंग की अलग खूबसूरती होती है। रंगों की बात करें तो शरद जी, रंगों से रिश्ता कब जुड़ा? एक कलाकार बनने का ख्वाब कब देखा आपने और रंगों से रिश्ता कब जोड़ा आपने? देखिए, 85 का जन्म रहा मेरा, तो आज पृथ्वी दिवस है। तो पृथ्वी ने ही एक पत्थर के रूप में मुझे गॉड गिफ्टेड नील के रूप में रंग दिया, और वही आज मेरी पहचान बना। तो जो नील अर्थ कलर होता है, उसी की सब आकृतियाँ मेरे इर्द गिर्द बचपन में घूमती थी, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव कलर्स तो पेरेंट्स बचपन में दिलाते नहीं थे। और वो जो दौर था वो सब ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का दौर था। मोबाइल नोकिया 1100 और यही सब आते थे। तो सबसे ज़्यादा मैं उसी से इंस्पायर हुआ और वही सब मेरी पेंटिंग्स में बाद में सीरीज में एक पहचान के तौर पे निकल गया। तो जैसे हमने अभी शुरुआत में बात की कि राजस्थान में तो बहुत अनेक रंग हैं, लेकिन ठीक है, हम ब्लू रंग पे जाते हैं, नीले रंग पे जाते हैं, तो ब्लू पॉटरी का भी रंग नीला होता है। तो नीले रंग के अलावा जितने भी राजस्थान के रंग हैं, उनमें से किसी रंग ने आपको आकर्षित नहीं किया? सर, ऐसा रहा नहीं कि किसी और कलर ने छुआ नहीं। तो वो रंग मेरे पेंटिंग्स में कहीं ना कहीं एक टच में आया है। अच्छा। क्योंकि मैं यहीं पर हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा शहर उदयपुर है और मैं भरी बरसात में या कभी भी बचपन में झील के किनारे बैठता था, तो झील की गहराई भी मेरे को नीली ही नजर आती थी और आसमान भी मुझे नीला ही नजर आता था। तो वो कहीं ना कहीं बहुत मस्तिष्क में घुसता चला गया। और इंडियन रेलवे ब्लू कलर की है, मैंने उसमें बहुत सफ़र किया पूरे भारत दर्शन में।
तो ये सारी चीज़ें न जाने क्यों एक आकर्षण का केंद्र बन गया। तो वो कुछ इन्फ्लुएंस होते गए, और जब मैंने पेंटिंग्स की कला को समझा, बड़ी पढ़ाइयों के लिए मैं बाहर गया, तो फिर उसी को मैंने अपनी पहचान बनाया। जी, तो जैसे भी आपने बताया कि एक छोटा सा नीला पत्थर आपको मिला था, उससे आपने कुछ आकृतियां उकेरी, क्या वहीं से आपकी पेंटिंग की शुरुआत हुई या उसके आगे भी कुछ पढ़ाई की आपने? नहीं, वहीं बिल्कुल बचपन में जब भी हम टॉयलेट वॉशरूम में जाते थे तो मैं माँ से बचने के लिए जो एक नील का डब्बा रहता था वाइट कलर का, तो मैं अंदर उसको घोल घोल के काफ़ी आकर बना, मतलब जमीन पे बिखेर देता, देन आफ्टर पानी से रब कर देता, किसी को पता ना पड़े। तो वहाँ से मेरी एक तरह से आर्ट एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो पढ़ाई में कमज़ोर था, तो टीचर ने कहा कि एज ए ड्राइंग सब्जेक्ट ले लो, उसमें तुम पास हो जाओगे। जी। तो और बचपन में यही था। फिर जब मैं कॉलेज डिग्रीज में आया, ये सब में आर्ट को मैंने समझा कि जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं वो अपने बेसिक नेचर और बेसिक एनवायरनमेंट से प्रभावित होके हुए हैं। तो वो चीज़ को फिर मैंने पकड़ लिया, और काफ़ी क्रिटिसाइज होने के बावजूद भी मैंने ब्लू के अंदर ही अपना काम जारी रखा, जो आज यहाँ तक पहुँचा। जी। और एक आर्ट के साथ में एक स्टोरीज जुड़ना जरूरी है। बिल्कुल, तभी प्रभावशाली होती है। तो मेरी ये जो नील का सफ़र की ये स्टोरी है, उसने मेरी आर्ट को और वर्चस्व दिलाया। अच्छा। नीले रंग में आपने काम किया, ब्लू पेंटिंग आप करते हैं, लेकिन ये ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया, ये नाम आपको कैसे मिला? देखिए, ये सब सौभाग्य है, और बचपन से मेरे ऊपर पेरेंट्स का, दादा दादी का बहुत आशीर्वाद रहा है, और लकीली मुझे सब कुछ मतलब इत्तेफाक से, मतलब जैसे कोई प्री प्लान डेस्टिनी है, ऐसा कुछ मिला। जबकि मैं बिल्कुल भी आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरे पेरेंट्स और मेरी आर्ट फील्ड में कोई भी नहीं है, बट मैं समझता चला गया। और जब मैंने पहली बार एग्जीबिशन करी, तो कृपाल सिंह जी ने जवाहर कला केंद्र में, उन जमाने में पद्मश्री थे वो, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने इजी गोइंग इनॉग्रेशन किया। और तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा बॉय इन ब्लू करके। अच्छा। तो वहाँ से तो टाइम्स की मैगजीन रिपोर्टर आई, उन्होंने बताया कि उन्होंने रिसर्च करा कि तुम्हारे वर्क में ब्लूज बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ही फर्स्ट टाइम बॉय इन ब्लू करके मुझे पंच किया, और वहाँ से फिर वो निरंतर चलता गया, कई जगहों पे गया। जी। तो ये जो अब जैसे भी प्रज्ञा ने बताया, ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया, जब इस तरह का टाइटल मिलता है, कभी उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कोई टाइटल हम अगर किसी कला के क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसा टाइटल मिले। पहली बार जब इस तरह का टाइटल आपको मिलता है, एक मन में खुशी थी या क्या था, या एक एक्सपेक्टेशन थी कि ये इस तरह का कुछ मिल सकता है? खुशी भी होती है सर, और एक जिम्मेदारी महसूस होती है। कि जिम्मेदारी ये खुशी होती है कि एक सम्मान मिला, और कम उम्र में सम्मान मिला, लोग पहचानते हैं, जाते हैं सम्मान पूर्वक व्यक्तिगत व्यवहार करते हैं। और एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि भारतीय कला को जितनी भी हम हुसैन रजा और तमाम बड़ी बातें, कहानियां सुनते आ रहे हैं, तो मैं वो मुकाम और वो चीज़ें और दे पाऊँ। तो ये एक जिम्मेदारी मेरे को अंदर से हमेशा लगती है। और एज ए ब्लू पेंटर खाली काम करना या गैलरी तक सीमित होना वो मेरा मकसद नहीं है। तो मैंने तमाम ऐसे विषय जिनको कि मैं ब्लू से जोड़ सकता हूँ अपने अनुरूप, मैंने जोड़ा है। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो और विषय हो, चाहे बियॉन्ड इंडिया के विषय हो, तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स मैंने बहुत सारे ब्लू के अंदर ही निखारने की कोशिश की। कोई एक विषय के बारे में बताएं जिसमें आपने कुछ पेंटिंग बनाई हो? जैसे ब्लू ईगल मैंने किया, ब्लू जीजस किया, और ब्लू एलिफेंट किया, जो काफ़ी चर्चित आर्टवर्क रहे। लिम्का बुक में भी उनके नाम आए। और ब्लू जीजस मैंने किया, तो पूरा जीजस की जितनी भी पेंटिंग्स हुई है उनसे इन्फ्लुएंस होके किया। और कई सारे भ्रूण हत्या के ऊपर, सोशल समाज के चीज़ों को भी मैंने किया। और सांवरिया सेठ के म्यूजियम, कृष्णा के ऊपर मैंने काम किया, दुर्गा के ऊपर काम किया, गणेशा पे किया। तो ऐसे बहुत सारे और विषय रहे। जब ऐसे विषय पे आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो क्या ये उम्मीद रखते हैं कि वो पेंटिंग कहीं हम बेच भी सकेंगे या कोई लेके जाएगा? सर देखिए, अगर आप एक सच्चाई से आप अगर आर्ट कर रहे हैं
धीरे 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 वो मुकाम हासिल करती है। और आपको बेचने की बात करें तो मैं शुरुआती दिनों में बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर मानता था और मैं कभी सोचता नहीं था, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे आशीर्वाद मेरे साथ चल रहे हैं, तो आई फील मतलब वो मैंने हमेशा महसूस किया। तो मैं जब एक बार बॉम्बे से एग्जीबिशन देख के लौट रहा था, तो मेरी पहली ज़िंदगी का ऑफ़र मुझे साधारण डब्बे के अंदर एक क्यूरेटर ने मेरे को एक कार्ड दिया, ये गैलरी का है, आप वहाँ आइएगा। मैं शर्मा शर्मी के बारे में 12-13 दिन तक वहाँ गैलरी नहीं गया। जयपुर की गैलरी थी। और वहाँ जाने के बाद में 12-13 दिन बाद में मेरे एक रिलेटिव वहाँ वर्क करते थे, तो उनसे भी मैं डरता था तो नहीं गया। बट पहली बार मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने एक तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अरे तुम मिले थे तो एक आर्ट वर्क तो देना। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं डरते डरते दे के आया जी। उनका फ़ोन आया कि आप इसको फ्रेम करवाइए। मैंने फ्रेम करवाया। फिर उनका फ़ोन आया कि इससे बड़ा आर्ट वर्क भी है क्या, जबकि मैंने इस साइज से बड़ा आर्ट वर्क कभी नहीं किया था। अच्छा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक बड़ा आर्ट वर्क किया और लकीली वहीं से मेरी शुरुआत हो गई और फर्स्ट टाइम 21,000 का चेक मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे अपने आप ही मतलब, और उसके बाद निरंतर कुछ न कुछ सफर बनते रहे। तो इस शर्मीले स्वभाव से फिर बाहर निकल पाए आप? बिल्कुल सर, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जी शरद जी कहते हैं चाहे हम कोई भी कला कर रहे हैं, चाहे हम सिंगर हैं, चाहे हम डांसर हैं या हम पेंटर हैं, लेकिन कला की बारीकियों को सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। आपने कलाकारी पेंटिंग किन से सीखी, किन गुरुओं के सानिध्य में सीखी? देखिए ऐसे में मेरी शिक्षा दीक्षा मतलब 1 साल मैंने उदयपुर के गुरुओं के पास में कॉलेज किया। फिर 4 साल मैंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किशन पोल बाजार में जो पुराना बिल्डिंग था, तो उस बिल्डिंग की हवा में ही कुछ खास बात है क्योंकि वो 150 साल पुराना इतिहास लेता। तो उसके अंदर अगर आप चले जाते हैं जी, तो आपको एक तत्व खींचते हैं। ऐसा तो मेरी ईश्वर की दया से वहाँ शुरुआत हुई। फिर बेंगलोर सीकेपी चित्रकला परिषद से मेरी मास्टर डिग्री हुई। लेकिन ऐसे में पूरे इंडिया के कई आर्टिस्टों से, बहुत बड़े नामी कला गुरुओं के पास में बैठा हूँ, उठा हूँ, बहुत कुछ सीखा है। फिर भी जो फर्स्ट मेरा पायदान है, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, वो मेरी स्कूल की शिक्षिका सुजाता शर्मा का है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने ही एक शरारती बच्चे को वो राह दिखाई थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने ही एक जग ब्लू कलर का रखा था और उससे मुझसे रेंडरिंग बनवाई थी। अच्छा। तो गुरु का पायदान हमेशा वो रहता। और वो भले ही आर्ट फील्ड में बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट मेरे मन में एक दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट है। कौन सी क्लास की बात थी जब ये ऐसा हुआ? 11th-12th की सर, स्कूल एजुकेशन। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से आगे बढ़कर कहाँ आपकी पेंटिंग की कुछ क्लासेस बढ़ी आगे, जहाँ आपने और इसको विधा को निखारा? बहुत जगह बड़ी सर। अभी उसके बाद में कई वर्कशॉप्स हुई, कई सेमिनार्स हुए, कई जजमेंट्स हुए, कई वेबिनार्स हुए। अच्छा। तो निरंतर यात्रा तो अनवरत चलती जा रही है। और आने वाले दौर में भी नेक्स्ट मंथ भी मुक्तेश्वर उत्तराखंड में एक बड़ा नव्या करके एक बड़ा कार्यक्रम है। वहाँ पर रेगुलर 4-5 दिन तक पूरे देश के काफ़ी लोग आएंगे। तो वहाँ भी एक यही यात्रा का आगे पड़ाव है। तो इस तरह के कार्यक्रम, जो यात्रा अभी बता रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम जब आप जुड़ते हैं, तो आपकी प्रतिभागिता कैसी होती है? क्या होता है? एग्जीबिशन लगती है या फिर आप कोई लाइव पेंटिंग बनाते हो? सर देखिए, हमें एक तरह से समाज के सामने रूबरू किया जाता है। अच्छा। और उसमें जितने भी आर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बेसिक बच्चों के मन में या बड़ों के मन में कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे आगे बढ़ें, या आजकल इतना सब कुछ देख रहे हैं तो उन्हीं से इंफ्लुएंस लें, तो इन सब तरह की बातें होती है। आर्ट मार्केटिंग प्लस एग्जीबिशंस और तमाम तरह की। कहते हैं कि एक जो चित्र होता है ना, वो 1000 बातें कह जाता है। जब भी आप पेंटिंग करते हैं तो क्या चीजें दिमाग में सोच के पेंटिंग करते हैं? क्या आपके मनोभाव होते हैं जब आप पेंटिंग करने बैठते हैं? सबसे पहले जो मैं पेंटिंग करता हूँ तो मेरा माइंड ब्लैंक होता है और मैं पीछे के सारे अचीवमेंट्स को भूल के एक निष्पक्ष पुराना शरद ही कोशिश करता हूँ कि जिसको सिर्फ आज ही ब्लू कलर मिला है। और सब्जेक्ट हमेशा कोशिश करता हूँ कि नया हो, बोरिंग ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इर्द गिर्द चाइल्डहुड मेमोरीज के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ, तो मैं तमाम जिंदगी उसी पे काम कर रहा हूँ। और टच करना चाहिए। जब मैंने हैबिटेट में शो किया तो एक अंडर वाटर सीरीज का एक वर्क था, तो किसी के टीयर्स आने लग गए। अच्छा। तो ऐसी फीलिंग्स के साथ में मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरा आर्टवर्क हो, चाहे वो अंडर वाटर सीरीज का आर्टवर्क है तो उसके आंसू ला रहा है,
चाहे वो सांवरिया सेठ के दरबार में अगर वो आर्ट वर्क लगा हुआ है तो आस्था से जुड़ रहा है। तो मुझे भावनाओं से जोड़ने के लिए आर्ट वर्क्स करना ज़्यादा पसंद है। जी। तो कहीं आपको लगता है कि जीवन जो है उसमें जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, अच्छी या बुरी, वो आपकी पेंटिंग में कहीं परिलक्षित होती हैं? ऑब्वियसली होती है सर, बहुत इंस्पायर होते हैं जब ट्रैवल करते हैं। और जो पेंटिंग्स मेरी हो रही है वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ही है जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ट्रेडिशनल वे में या कुछ बड़े सब्जेक्ट्स पे ही काम किया है। मैं अगर मेरी वाइफ के साथ जुड़ा हूँ और जैसे आम जीवन की बात करें, मैं फैसिनेटिंग कल्चर से इंस्पायर हुआ। बेंगलोर में था क्लब डिस्को, तो मैंने ब्लू लाइट सीरीज पे काम किया। अच्छा। जहाँ पर गर्ल्स और कई तरह की लाइट्स, डीजेस और ये सब का मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की। अच्छा। आफ्टर मैरिज मैं मेरी वाइफ से जुड़ा तो किसिंग सीन्स को लेके मैंने भी किया है काम। तो ऐसा नहीं, आम जीवन में जो भी उथल पुथल, आस्था या परिवार से संबंधित, तो वो सारा मेरा पेंटिंग्स में धीरे धीरे आता है। हर कलाकार जो अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसी की कलाकारी से जुड़े बहुत सारे कलाकार, पुरोधा कलाकार जिन्हें हम कहें, जो प्राचीन समय में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, हाँ। जो भले ही आज इस जीवन में नहीं है, हाँ। लेकिन उनकी कला जीवंत है आज भी। हाँ जी। तो ऐसे किसी कलाकार से आप प्रेरित हुए? राजस्थान के सर सुरेंद्र पाल जोशी एक बड़ा नाम रहे जी, हैं। और सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ में पढ़ा था। जी। और हिम्मत शाह जी बड़ा नाम रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और हुसैन साहब तो मैं जब जिन दिनों कॉलेज लाइफ में आया था तो एक बार सिर्फ दिल्ली की प्रदर्शनी में पास से गुजरे थे, बट वो प्रभाव मैंने महसूस किया, ज़्यादा मिला नहीं। जी। तो ये लोग मेरे को काफ़ी, और ये सब मुझे इसलिए इंस्पायर करते हैं क्योंकि इनके तौर तरीके, इनकी आर्ट की स्टोरीज मजबूती से मैंने महसूस करी है। हुसैन है तो माधुरी दीक्षित है, फिल्म की बातें हैं, घोड़े की बातें हैं। जी। सुरेंद्र पाल जोशी है तो देहरादून के म्यूजियम की बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं। हिम्मत शाह है तो करोड़ों के स्कल्पचर्स की बात है। तो ये बड़े चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। और लकीली जो हमारे फेमस पेंटर रहे पिकासो, उनके जन्म दिनांक और आपके जन्म दिनांक भी सेम है। बिल्कुल जी, इस बारे में बताएं। और जो एम.एफ. हुसैन साहब की जो ब्लू हॉर्स की पेंटिंग है, उसने आपको बहुत अट्रैक्ट किया और उससे भी प्रेरणा लिया आपने, इस बारे में बताएं। आशीर्वाद ऐसी चीज है कि कहीं से कहीं आपको कनेक्ट किया जाता है। जी। मैं अपने सफर पे निकला हूँ, कई बार बहुत सारे यूट्यूब्स पे मेरे इंटरव्यूज आए हैं, जजमेंट्स हुए, तो एक यूट्यूबर ने मेरे से संपर्क किया और एक मीडिया कर्मी ने ही मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर पाब्लो पिकासो का डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। जी। फिर एक यूट्यूबर ने मेरे को कनेक्ट किया कि एम.एफ. हुसैन की एक पेंटिंग है, उसमें ब्लू चांद है और ब्लू घोड़ा है। अच्छा। तो कि रियल में तो ब्लू घोड़ा और ब्लू चांद होता नहीं है। जी। और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है। तो उन्होंने उनकी समझ से पूरा यूट्यूब पे एक एपिसोड बनाया कि क्या ये कोड है आने वाले इंडियन आर्ट के एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को पहचानने का। कि एक बड़ा कलाकार अपने पीछे एक की छोड़ के जा रहा है कि आने वाले टाइम में माइट भी ये मेरे पीछे आ रहा है। तो ऐसा कुछ उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने उससे जोड़ा। अभी इस पे कई सारी बातें भी हुई, बट अब ये क्या है, ये इत्तेफाक है। जी। आपका जो नाम है शरद, वो एक ऋतु से जुड़ा हुआ है। शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है तो शीतकाल प्रारंभ होता है। बिल्कुल। और शीत में अगर देखें बर्फ जम रही है या पानी जम रहा है, कहीं ना कहीं हल्का सा नीला इफेक्ट उसमें हम देखते हैं। तो कहीं अपनी पेंटिंग्स में आपको शरद कहीं मिलते हैं? शरद शांत है सर। शरद किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता है। और मेरी भी पेंटिंग्स का जो सफ़र रहता है, तो मेरा एग्जीबिशंस करने के पीछे ऐसा नहीं रहता है कि मैं किसी को जताऊं या बताऊं या मार्केट में जल्दबाजी में समय से पहले फैल जाऊं। ऐसा कुछ मेरा टारगेट नहीं रहता है। तो मेरी पेंटिंग्स का जो भी आज तक का सफ़र रहा तो शांति से रहता है। और अभी डाटा से फेसबुक्स वगैरह पे कभी कभी लगता है, लेकिन फिर भी मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ कि जो करना है शांति से करना है। बट इंडियन आर्ट को एक स्टोरी क्रिएट करके ब्लू पेंटर का एक देना अपनी जिम्मेदारी है। तो शरद शांत है। तो और वो शीत ऋतु का जो असर है वो तो आना ही है। जी 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 बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले आपने बात की कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे दर्ज हुआ है। एक नहीं प्रणय, 2 बार दर्ज हुआ है। ये सफ़र कैसा रहा? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में जाने की जर्नी कैसे रही? कैसे आपका नाम नॉमिनेट हुआ? कौन सी वो पेंटिंग थी जिस पेंटिंग के लिए आपका नाम नॉमिनेट हुआ, वो भी 2 बार? ये बताएं। सबसे पहली बार जब मैं पढ़ता था
तब मैंने ब्लू पेंटर करके जवाहर कला केंद्र में शो किया, कृपाल सिंह जी ने इनोग्रेशन किया, तो काफ़ी अखबार के आर्टिकल्स वगैरह आए और शुरुआत के जो आर्ट वर्क्स थे तो मैंने किए, तो थोड़ा नाम फैला तो क्रिटिसाइज मुझे बहुत झेलना पड़ा उन दिनों। तो मुझे सब लोग कहते थे ये अभी से आर्टिस्ट बन गया है, ऐसा कि अभी सब जगह कई जगह कार्ड फेंक दिए गए मेरे, विजिटिंग इनविटेशन कार्ड, कुछ लोग आए नहीं, ऐसा सारा। तो मैंने कोशिश करी कि मैं कहीं कुछ और वापस अपने आप को सिद्ध करूं। तो जयपुर के कलाकार हैं जगमोहन वातोड़िया जी हाँ। तो उनसे मैं इंस्पायर हुआ और उनका नाम भी लिम्का बुक में था। तो मैं उनसे इंस्पायर होके मैंने कहा सर इनका भी मतलब एक अच्छा लेवल का नाम है, तो मैं भी कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ। तो मैंने जल्दबाजी में 6 महीने तक एक इंडियन कॉलेज ऑफ पेट्रियोटिक आर्ट करके कोलाज वर्क बनाया। तो फर्स्ट टाइम तो वो आर्ट वर्क मेरा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया। फिर बाद में जब मेरी शादी हुई उसका बेनिफिट मुझे बहुत मिला, लोग मुझे थोड़ा सीरियसली लेने लगे 6 महीने बाद से। और जो लोग कह रहे थे कि ये तो आज एग्जीबिशन कर रहा है कल शांत हो जाएगा, तो वो थोड़ा शांत हुए। जब मेरी शादी हुई तो चांदी के एक सिक्के के रूप में मुझे एक सिक्का दिया गया। और शादी की भावनाएं होती है एक, तो एज एन आर्टिस्ट मेरी भी भावनाएं थी, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी क्लासमेट ही रही। तो कई भावनाएं थी, तो चांदी के सिक्के से इंस्पायर होके मुझे राउंड शेप नजर आया। तो क्योंकि राजस्थान में हाथियों का उपयोग किया जाता है शाही शादियों में, तो मैंने ब्लू एलिफेंट उससे चांदी के सिक्के से राउंड होके मैंने इंस्पायर करके वो पेंटिंग की। और वो इंडिया बिगेस्ट सर्कल कैनवास पेंटिंग कहलाई, जो 2015 के आसपास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आई। जी। तो जब ये टाइटल हाथ में था तो चेहरे की मुस्कुराहट कैसी थी? बहुत अच्छी थी सर, और बहुत अच्छा अनुभव है उनके साथ। जी। आपने 2 बार बातचीत में अपनी शादी का जिक्र किया है। तो शरद भारद्वाज जो कलाकार हैं वो बैचलर लाइफ में ज़्यादा अच्छे परिपक्व बने, या बैचलर लाइफ जब ख़त्म हो गई शादी में आ गए, जब शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई तब ज़्यादा मैच्योर बने? सर कहीं ना कहीं मेरे फेमस होने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा। क्योंकि जब वो क्लासमेट थे तो मैं जवाहर कला केंद्र में स्टूडियो के अंदर रेगुलर काम करता था। तो अभी ये समझ में नहीं आता था कि उनके घर पे अप्रोच कैसे करें। तो कुछ पत्रकार दोस्त ने मेरे को हेल्प की कि उनके घर पे तुम्हारा कुछ आर्टिकल रोज छप के जाएगा, तो वहाँ अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा। तो वो शुरुआत में मेरे 2-3 आर्टिकल मैंने इसीलिए दिए कि ठीक है आप मेरे आर्ट के बारे में चलो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी पीछे पीछे मेरे आ रही है, वाइफ के रूप में भी और कला जगत के तौर पे भी। तो जब वो आर्टिकल उधर गए तो वो दुनिया में भी गए, तो दुनिया में गए तो ब्लू पेंटर पहचान बन गए, और उनके घर पे गए तो वो मेरे घर की पहचान बन गए। जी, ये लेडी लक का कमाल है। तो ये रहा। जब लॉकडाउन का वक्त था, जब पूरा भारत बंद हो गया था, कोविड की सिचुएशन थी, उस वक्त आपने उस पीरियड को आपने अपनी जिंदगी का एक ऐसा पीरियड बनाया कि शायद दोबारा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ। उस वक्त भी आपने अपनी पेंटिंग्स को बहुत उकेरा, इस बारे में बताएं कि क्या वो समय था? देखिए लिम्का बुक में उसके पहले नाम दर्ज हो चुका था, और लॉकडाउन का जो पीरियड था वो सबसे प्यूरिफाई करने वाला पीरियड था। बिल्कुल। और मुझे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेरा जो कमरे का स्टूडियो है, मैं घंटों उसमें रहता था, क्योंकि लॉकडाउन में हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक ही फ्लोर पे आ गए थे। जी। तो अगर ज़्यादा बीवी के पास रहो तो लड़ाइयाँ होती। इससे अच्छा है कि मैंने अपने काम पे टचवुड है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो मैंने काम पे फोकस किया, खूब वेबिनार्स करे, खूब सेमिनार्स करे, और पहले न्यूज़ आर्टिकल्स आते थे, उसके साथ साथ मेरी बाय फेस और मेरी बातों से लोग इंस्पायर हुए, और पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड मुझसे मेरे से कनेक्ट हुआ। और आप अगर लॉकडाउन की, और इस पे बाकायदा इंडियन लॉकडाउन पीरियड के अंदर किताब के अंदर तक भी मेरा नाम आया। अच्छा। तो ये बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि जो ईश्वर सोचता है वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो एक राजस्थान में एक किताब छपी थी, उसमें कुछ गिने चुने का आर्टिस्टों का नाम था। तो मुझे थोड़ा आहत हुआ कि यार मैंने इतना काम किया है फिर भी तुम इनका इग्नोर करते हैं। तो लेकिन जिनको मैं जानता नहीं हूँ उन्होंने जो किताब छापी इंडियन लॉकडाउन पीरियड, उसके अंदर मेरा नाम दिया इंडिया के टॉप 200 आर्टिस्ट में। अच्छा। तो मुझे वो बड़ा अच्छा, तो जो भी ईश्वर मेरे लिए सोच रहा है या जो भी कर रहा है, मुझे लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। तो कोरोना का वो जो लॉकडाउन टाइम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कभी उस समय ने आपको बोर किया?
नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया, और बल्कि प्यार मिल रहा था, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था और अच्छा, क्योंकि वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है जी, तो नॉर्मली वो अपना हार्डवर्क खाना बना के जाती है, जी, तो जी, खाना पड़ता है, बट वो उस समय तो रेगुलर मुझे अच्छा खाना मिल रहा था और अच्छा काम करने को मिल रहा था और खूब प्यार मिल रहा था। तो क्या उस वक्त उस खाने में भी कुछ नीले रंग का तड़का था? अरे सर, वो नीला रंग का तड़का तो नहीं था, बट प्यार का तड़का था। जी जी जी। शरद जी, जब एक कलाकार अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो आगे भी बढ़ता है और कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो थोड़ा पीछे खींच लेती है। अभी ऐसी एक घटना का आपने जिक्र किया था कि आपके विजिटिंग कार्ड्स और कुछ इनविटेशन कार्ड्स फेंक दिए गए थे। जब कलाकार के जीवन में ये असफलता सामने आती है तो उसे पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक जद्दोजहद मन में जन्म ले लेती है और एक हल्की सी निराशा आ जाती है। वो जो समय आपके सामने आया था जब आपके विजिटिंग कार्ड्स फेंक दिए गए, उस समय का सामना कैसे किया? बहुत मुश्किल था सर। अभी तो क्या है कि मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी इंटरव्यूज आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो अब तो झेल जाते हैं। अब तो कोई मुंह पे भी गाली दे के जाए तो समझ में आता है। बट कॉलेज के टाइम में जब एक बच्चा उम्मीद करता है कि हम दुनिया से सीखेंगे और फीस भरता है, जब वो ट्रैवल करता है, जयपुर आता है, बेंगलोर जाता है, और जब उनको वो थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश करता है और अपने बड़े लोगों से अगर आपका ऐसा माहौल बनता है तो उसके लिए उस समय तो सरवाइव करना, बहुत सारे लोग तो सर काम ही छोड़ देते हैं। आगे सफ़र आगे जारी तो दूर की बात है, वो तो काम ही छोड़ देते हैं। और कई तो दुर्भाग्य है कि कई तो ऐसे भी टीचर्स हैं कि अगर उन्होंने बच्चे को सिखाया और बच्चे को अवार्ड मिल गया तो उन्होंने सिखाना छोड़ दिया। तो ऐसे ये कई ऐसे फैसले होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सबको यही कहना चाहूँगा, आप खुद पे फेथ रखें और जो आपका बेसिक तत्व है, जो भी आप कर पा रहे हैं, उसको दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करें। और निराशा इन सब चीज़ों से मुझे कभी आहत नहीं हुआ। सिर्फ एक मात्र मैंने कभी अपने जीवन को किसी के ऊपर ऐसा असेंबल भी नहीं पाया कि मैं निर्भर हूँ। बट एक दोस्त था मेरा, फायर आर्टिस्ट के तौर पे काफ़ी फेमस हो रहा था, और अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई कैंसर से। तो उस छोटी से पल ने जरूर मुझे 3-4 महीना रोका। तो शायद उस समय मैंने कैनवास भी नहीं किया, कलर भी नहीं किया, और शायद वो आज मुझसे भी अच्छा आर्टिस्ट होता। जी जी जी। बट उसने मेरे को बहुत सारी इंस्पिरेशन दी है, दुआएं दी है, तो वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो उसके जो सपने बाकी हैं वो मैं पूरे करना है। जी जी जी। जीवन की क्षति तो खैर वो तो कई बार बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन जैसे अब आपने कई तरह की सीरीज़ के बारे में बताया, कुछ विषयों के बारे में बताया जिसमें आप पेंटिंग करते हैं। अब ऐसा कोई विषय है जो इतिहास से कहीं जुड़ा हुआ है, अगर उससे संबंधित आप पेंटिंग करते हैं तो क्या कोई रिसर्च वर्क रहता है उसके पीछे? रिसर्च वर्क रहता है सर। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो कल को कहाँ तक जाएगी। विष्णु, सबसे ज़्यादा इंडियन माइथोलॉजी के चैप्टर्स को मैंने उठाई है। विष्णु किया है, कृष्णा किया है, दुर्गा की है, इवन मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा की सीरीज़ के मेरे काफ़ी आर्टवर्क्स, गणेशा हमेशा अट्रैक्टिव रहता है तो वो भी मेरे काफ़ी बिके हैं। और जिस तरह गणेश की मूर्ति को पानी में डाला जाता है तो वो कैसे उसके कलर मेल्ट होते हैं, वो मेरी आर्ट में आए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आप बताया, तो रिसर्च तो सब पे रहता है। और ऐसा नहीं कि मैं महाराणा प्रताप कर रहा हूँ तो सिर्फ महाराणा प्रताप का एज उठा लिया। मैंने देखा कि उनके ऊपर चांदी का सिक्का किसी जमाने में जारी हुआ था, तो मैंने उस सिक्के को उठाया। दुर्गादास के ऊपर किसी जमाने में स्टाम्प जारी हुआ था, तो मैंने वीर दुर्गादास जी को उठाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं आर्टवर्क कर रहा हूँ वो मैं कुछ रिसर्च करके ही करूँ। जी 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 जी। तो ये रिसर्च वर्क जब पूरा हो जाता है, एक पेंटिंग आप बना के जब सामने रख देते हैं दर्शकों के सामने, उसके बाद भी कोई दर्शक ऐसा तो होता होगा जो आके बोलता होगा कि बना तो दिया आपने लेकिन इसमें ये कमी रह गई है? कमियां तो सर हमेशा, प्रकृति है तो कमी है जी। और कमियां पूरी करने के लिए ही हर इंसान कमी से ही चालू होता है और लास्ट में एक कमी पे ही अंत होता है। जी जी। तो कमी तो पूरे जीवन में हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगी। जी जी जी। हमारे राजस्थान की खासियत है कि कोई कमी होती है या कहीं कोई उदास होता है तो हमारे जो संस्कृति है यहाँ की, जो गीत संगीत है, उससे हम सामने वाले के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ले आते हैं। बिल्कुल। तो आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आ रही है ना, इससे जुड़ी हुई एक चीज़ हमारे साथ है, वो है एक बहुत प्यारा सा गाना और राजस्थान की माटी से जुड़ा गाना है। पहले वो गाना सुनते हैं फिर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल। आइए सुनते हैं। केसरिया
दोस्तों, संगीत भी हमारे राजस्थान का एक रंग है और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो भी रंगों से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्लू पेंटर ऑफ इंडिया के नाम से वो जाने जाते हैं। शरद भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और रंगों का जिक्र हो रहा था। आपने अभी ट्रैवलिंग की बात की थी शरद जी। ये हम जानना चाहेंगे कि ट्रैवलिंग आपने कहाँ कहाँ की, आपकी आर्ट एग्जीबिशंस के लिए रंगों को आपने कहाँ कहाँ फैलाया? ट्रैवल तो बहुत होता है प्रज्ञा जी। पूरे इंडिया में लगभग कई शहर, कई जगहों पे ट्रैवल रेगुलर रहा है, क्योंकि शोज होते हैं बाहर। कई सारी नेक्स्ट मंथ भी ट्रैवल है उत्तराखंड का, उसके बाद भी है, मतलब एक रेगुलर चेन चलती ही है। और उदयपुर से हैं तो आज भी ट्रैवल हुआ है। और इवन ट्रैवल आर्ट का भी वर्ल्ड वाइड होता है। आर्ट भी कनेक्ट। अभी जैसे आपने म्यूजिक की बात करी, तो मेरी पेंटिंग्स को डारेन संगीता करके एक इंग्लैंड के म्यूजिशियन है, अच्छा, तो उन्होंने मेरे पेंटिंग्स, सारी पेंटिंग्स को कनेक्ट किया मेडिटेशनल म्यूजिक में। अच्छा। और उन्होंने पूरा विजुअलाइजेशन वो कराया। तो यानी आप उस 1 घंटे के म्यूजिक में मेरी पेंटिंग्स को उड़ते हुए विजुलाइज कर सकते हैं और आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो हवा में भी ब्लू कलर है और पेंटिंग्स में तो आप देख ही रहे हैं। तो ट्रैवल तो हवा में भी हो रहा है और पेंटिंग्स में भी हो रहा है। तो ट्रैवल तो जीवन का एक चैप्टर है। तो ये यात्रा के दौरान जितने भी अनुभव, क्योंकि यात्रा जब करते हैं तो हम सोच के नहीं जाते कि क्या अनुभव होगा, वो अनुभव अचानक हमारे सामने आता है। तो कहीं वो अनुभव आपकी पेंटिंग्स में झलकता है यात्रा के दौरान? यात्रा का अनुभव तो होता है, बिल्कुल होता है। और कई ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो आपको टच करते हैं, मजबूर करते हैं। और सिर्फ न सिर्फ पेंटिंग्स में, हमारे घरेलू वातावरण में भी उसका अनुभव आता है। टोंक अगर गया हूँ किसी सम्मान को लेने, तो टोंक के सुनहरी कोठी के कुछ कारीगरी पुरानी है, तो उनके इमेजेस का कुछ आर्ट वर्क्स आप मेरे बेडरूम में देख सकते हैं। कहीं बाहर के ऐसे बहुत तमाम तरह की जो एंटिक्स कलेक्शंस और इस तरह की बातें होती है, तो वो वातावरण पूरा आपके साथ चलता है। कहीं भी जाते हैं आप इंस्पायर होते हैं, वो रेगुलर आपके साथ ही होता है। तो एक जी प्रणय, हमने बहुत देर से हम ब्लू पेंटिंग की बात कर रहे हैं और शरद जी अपने साथ एक खूबसूरत सी ब्लू पेंटिंग लेके भी आए हैं जो उनका आर्ट वर्क है। ये हम देखना चाहेंगे, क्या ये आर्ट वर्क हमारे दर्शकों को यहाँ दिखाइए जी। क्या ये पेंटिंग है और क्या ये पेंटिंग मैसेज देती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, दूरदर्शन ने मेरा जीवन प्रकाश में किया। मैंने कोशिश करी कि एक दीपक की तरह न जलाया, न किसी को इरिटेट किया, और एक छोटा सा प्रकाश दूरदर्शन ने कार्यक्रम में 2017 से मेरा शुभारंभ किया। और वहाँ से मुझे बहुत लेवल पे पहचान मिली। तो भारत सरकार का और दूरदर्शन का शुक्रिया करने की जो मानसिकता मेरे मन में थी, तो मैं दूरदर्शन के लिए एक ब्लू दीपक की एक पेंटिंग यहाँ लेके आया। और ये मेरा पिगमेंट है, जिस तरह के मैं कलर यूज़ करता हूँ वो सब इस तरह के होते हैं। टेक्सचर्स होते हैं, बादलों से फटा जो हमारा धरती का रंग दिखता है, तो उस तरह की बातें होती है। ये सारी चीज़ जी। और रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान के कुछ कलर्स जो मैंने कहा कि जनता के बीच में रहता हूँ तो टच करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग, और इसमें आपकी जो मेहनत है नीले रंग पे की हुई वो साफ झलक रही है। बहुत सुंदर दीपक का आकार आपने दिया है। और जब मेरे ख्याल से प्रज्ञा, जब दीपक अपनी लौ की ही रोशनी बिखेरता है, बाकी सब अंधकार होता है, तो दीपक की जो एक आकृति होती है वो कहीं ना कहीं जो झलकती है वो इस पेंटिंग में साफ दिख रही है। बिल्कुल। बहुत सुंदर पेंटिंग शरद जी। तो ये दूरदर्शन के लिए जी धन्यवाद दिखाने के लिए। और दूरदर्शन को आप दे रहे हैं, इसके लिए भी हम दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये जो यात्रा की हमने अभी जिक्र किया आपसे कि यात्रा के कई अनुभव पेंटिंग में साफ झलकते हैं। एक यात्रा हमारी एक इंडस्ट्री कराती है, फिल्म इंडस्ट्री। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री हमें यात्रा कराती है, आप घर बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं एक फिल्म के जरिए। आपका भी कई फिल्म निर्देशकों के साथ, कलाकारों के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत रहा। बचपन में जब मैं छोटा सा था, मेरे उदयपुर शहर में फूल बने अंगारे शूट हुई थी। तो इतनी सी एज में मैंने कंधे पे मेरे मामा जी के साथ में रेखा को देखा था। अच्छा। वहाँ से अनुभव मेरा चालू हुआ और कई फिल्म फेस्टिवल में मैं गया हूँ। तो फिल्म फेस्टिवल देहरादून में मेरा आर्टवर्क लगा, न्यूज़ कवरेजेस आए। सूरत फिल्म फेस्टिवल में ओमपुरी जी के साथ में मेरे को सौभाग्य मिला 2-3 दिन रहने का। तो उनके साथ उनकी पर्सनल जीवन को जानने का, और उन्होंने एक विष्णु करके एक मेरा आर्टवर्क है उस पर भी ऑटोग्राफ दिए।
सुभाष गई, बड़ी बड़ी चीज़ें, मकरंद देशपांडे, जयरंगम में मैं आया जी। तो फिल्मी हस्तियों के इर्द गिर्द तो मैं बचपन से रहा, अच्छा। है ना, और बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली अभी लास्ट कई सफ़र भी मेरे फिल्मी जगत के लोगों के साथ रहे, नामचीन लोगों के साथ रहे। और सबसे अच्छी बात उनसे मुझे सागर सरहदी जी, जिन्होंने नूरी पे फिल्म लिखी है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ कराया द पावर ऑफ ब्लू पेंटर। उन्होंने जो भी मुझे कान में कहा वो अंदर साथ में रहा। उन्होंने एक लफ्ज़ों में मेरे को देहरादून में हम जब खाना खा रहे थे, और प्रेम चोपड़ा जी को जब मैंने बचपन का बताया कि प्रेम उनके साथ में खाना खा रहा था कि मैंने सर आपको बचपन में देखा, तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि शरद यू आर नॉट ए रील, यू आर ए रियल। अच्छा। और शरद भारद्वाज ब्लू पेंटर सिर्फ एक 30 सेकंड की रील नहीं है, एक एपिसोड है या फिर एक पूरी फिल्म है कि बचपन के नील की कहानी अब पूरी दुनिया के सामने। तो इस तरह से तो ये फिल्मी जगत की जितनी भी बातें होती हैं, रिसेंटली विक्रम भट्ट जी का शो था हमारे उदयपुर में, तो उनसे मिलना हुआ, देखा, कई सारी चीज़ें सीखी, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है फिल्मी दुनिया से। ये एक फोटो हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे, इस बारे में बताइए, आप ही की बनाई हुई पेंटिंग है। सर देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया था मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा, तो गणेश की मूर्ति को आप पानी में डालते हैं तो किससे वो रिजल्व होती है, तो ऐसे ही सेम ये जो इमेज है ये दुर्गा की है। अच्छा। तो दुर्गा की मूर्ति को जब आप पानी में डालते हैं तो उसके कलर्स कैसे वापस रिसाइकिल होते हैं, यानी प्रकृति में हर चीज नष्ट है और वापस रिसाइकिल है। तो वही जो उसका पानी के अंदर का वर्चस्व है या सौंदर्यीकरण है, उसको मैंने कोशिश करी इस पेंटिंग। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, ये काफी अच्छी अनुभूति दे रही है। दुर्गा और शेर भी आप देख पा रहे हैं, शेर के ऊपर बैठी। हाँ 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 हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने एक प्रायोगिक पेंटिंग बनाई है, काफी अच्छी चीज रही। और सफर की आप बात कर रहे थे, ये सफर आपका यही नहीं रुका, फिल्म इंडस्ट्री में भी गया। और मधुमती साहित्य अकादमी है, उसके कवर पेज पर आपकी पेंटिंग छपी। ये सफर कैसे शुरू हुआ और मधुमती साहित्य अकादमी तक कैसे पहुंचा? देखिए, मधुमती साहित्य अकादमी हर महीने एक आर्टवर्क अपनी कवर पेज पे छापता है जी, तो उस पे भी छपी। और मेरी पेंटिंग्स की कई इमेजेस कई बुक्स के कवर पेजेस पे भी आई। और जैसा मैंने कहा कि टॉपिक्स, तो एक सोशल अधर्म मातृत्व करके भ्रूण हत्या के ऊपर मैंने पेंटिंग करी, तो उसके कवर पेज पे आई। पिगमेंट सब ब्लूज रहे बट सोशल मैसेज। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की एक जिम्मेदारी है कि वो समाज में अपनी कला से कुछ न कुछ बात कहे जिससे कि समाज का भी भला हो और उसकी भी पहचान कायम रहे। तो मैंने हमेशा कोशिश करी है कि अपनी आर्ट को बहुत सारे कवर पेजेस पे मैं जोड़ पाऊँ, लोगों तक फैल पाऊँ। एक सीमित गैलरी या एक सीमित बिकाऊ समाज में होना आर्टिस्ट की पहचान नहीं है। यानी ये कोई दौड़ नहीं है कि मैं रोज आर्ट कैंप में दिखूं या सिर्फ एक एग्जीबिशन में दिखूं और गिनती के 2 अखबार की कटिंग में दिखूं, वो आर्ट नहीं है। मैंने कहा कि आर्ट, मेरी नज़र में आर्ट के साथ में स्टोरीज होनी चाहिए। हुसैन है तो घोड़ा है, माधुरी दीक्षित है, तो शरद है तो ब्लू पेंटर है, नील रंग की बातें हैं, ऐसा कुछ। जी जी जी। तो ये साहित्य अकादमी जो भी आपका जो कवर पेज छपा, हाँ जी। अब ऐसे में क्या होता है कि कलाकार, जैसे आपने कहा मन की कुछ बात कही जाए, आगे कही, मन की पूरी अवस्था जितनी भी है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है। शुरुआत से लेके अब तक के जीवन के बारे में कहीं कुछ अंकित किया जाए, लिखा जाए। तो ऐसे में अमेरिकन जनरल में आपकी जीवनी छपी, वहाँ जाके अपनी जीवनी छपना, वो अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो कुछ बाहर के राइटर्स और पब्लिशर्स हमारे कॉलेज टाइम में आए थे, और दे आर मतलब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि लोग आज देखा और कल भूलने की कोशिश करते हैं या भुलाने की कोशिश करते हैं, बट बाहर के जो वर्ल्ड लेवल के आर्ट लवर्स हैं वो आपको 10-10 साल देखते हैं। अच्छा। तो वो रेगुलर देखते हैं और आपको भले टच नहीं कर रहे हैं बट वो रेगुलर आपको, तो उन्होंने जब महसूस किया कि इसकी जर्नी रेगुलर चल रही है तो उन्होंने आगे होकर संपर्क किया और पूरी जीवनी उन्होंने मेरी, उनके JCAM करके जंबो क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर ऐसे मैगजीन है उसमें छापी, और पेंटिंग्स भी छापी, और मेरे बारे में कोशिश करी और वर्ल्ड वाइड बताने की साहित्य से। जी 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 जी। अब देखिए, कोरोना से पहले का समय हो शरद जी, या कोरोना काल का समय हो, या कोरोना के बाद का समय हो, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने
प्रदेश मतलब देश के हर नागरिक को कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहने की एक प्रेरणा दी किसी न किसी माध्यम से। बिल्कुल। एक उनका जो ध्येय वाक्य है, विकसित भारत में हम आगे जाएंगे और भारत को सबसे ऊंचा ले जाएंगे, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम होगा। तो ऐसी कुछ मुहिम से आप जुड़े? लाल किले में जुड़ा जी। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाल किले के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल लेवल पे कार्यक्रम किया गया, विकसित भारत। और मुझे लगता है कि उसके जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और सबसे टचवुड देखिए सर, मुझे वहाँ मैं अकेला नहीं था, 15 से 20 हज़ार आर्टिस्ट थे पूरे इंडिया के, और सारा खर्चा बहुत करोड़ों का गवर्नमेंट ने किया। पर सबसे बड़ी बात, सुबह हुआ कार्यक्रम उन 20,000 आर्टिस्टों में, और शाम तक मीडिया के कई कवरेजेस, कई इंटरव्यूज मेरे आने लग गए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि मैं दिल्ली जाकर के भी नील की पहचान बना पाया जी। और उस कई ऐसे मतलब, और वही दिल्ली के आर्टिस्टों में भी बहुत सारी जगह लोगों में खलबली हो गई कि ये क्या है कि एक लड़का आया और 20,000 आर्टिस्टों के बीच में भी मीडिया कवरेज में और सब जगह छा गया। तो विकसित भारत ने मेरा भी विकास किया। जी जी जी। तो विकसित भारत के अलावा और किसी मुहिम का हिस्सा बने आप जो देश से जुड़ी? मुहिम का हिस्सा बना हूँ अभी। कई जगह जजमेंट्स में बच्चों को इंस्पायर किया है, कई जूरीज में, और ऐसे न जाने मतलब सराउंडिंग चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। बहुत सिखाई। बच्चों का जिक्र आपने किया है, जो बच्चे पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह से वो पेंटिंग करें, क्या उनकी सोच हो और किस तरह से वो आगे बढ़े पेंटिंग के क्षेत्र में? देखिए अभी के बच्चे बहुत अच्छे, बीच का एक दौर आया था जब आज जो इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडीज और हमारी होती है, तो मैंने शुरू से मेरी जो आईडीज हैं उनको प्योर आर्ट के लिए रखा है। नो फैमिली बैकग्राउंड, नथिंग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध कभी ठीक है। तो अगर आप एज ए सीरियस आर्टिस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी एक आईडी बनाएं जिसपे कि आपको देखा जाए तो आपकी झलक नजर आए, आपकी काम की नजर आए। तो शुरुआती दिनों में बीच में ज़्यादातर बच्चे हैप्पी बर्थडे टू यू, कई आर्टिस्ट ऐसे लग गए कि किसी को, तो उससे उनकी प्रोफाइल खराब हो जाती है, एक छवि खराब हो जाती है। तो मैंने तो वो ना करें। अभी जो करंट आर्टिस्ट हैं वो मुझे काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। अभी बहुत सारे करंट आर्टिस्ट हैं, जो मुकेश है, राजेंद्र है, के हैं, काफ़ी लोग जो न्यू कमर हैं अभी, अच्छा एनर्जेटिक, उनसे मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और वो इस तरह का भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी रील्स बना रहे हैं और उनसे मुझे बहुत एनर्जी मिलती। और आज से 5-10 साल पहले जो मैं था तो मैं महसूस करता था कि सिर्फ मैं ही दिखूं, जबकि समाज का ये तत्व होना बहुत जरूरी है कि आपके आगे भी लोग होने चाहिए गुणवान, और आपके पीछे भी लोग आने चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी की जो न्यू जनरेशन है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से इंस्पायर होके बहुत अच्छी प्रोफाइल्स बना रही है, जो कि इतनी तो मैंने भी नहीं बनाई थी। तो ये मुझे इंस्पायर करता है। तो अब तक के सफर में जितनी पेंटिंग शरद जी ने बनाई है, क्या उनकी संख्या आपको याद है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं है। और इवन 3 दिनों से जो दूरदर्शन के लिए मेहनत चल रही थी जी, तो मुझे तो यही याद नहीं आता था कि ये वर्क कहाँ है, ये वर्क कहाँ है। बहुत सारा तो ऐसा हो रहा था। अच्छा। तो इतना याद नहीं रहता सर। अभी कुछ देर पहले आपने दूरदर्शन का ही जिक्र किया था, तो पहले 2017 में आप दूरदर्शन में आए थे। बिल्कुल, धरती धोरारी पे मेरे को आने का मौका मिला था। जी। और आज 7-8 साल पहले जब मैं आया तो उसके बाद आज मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा, अनुभव जी रहा जी सर। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता, जितनी संख्याओं की मैंने बात की, कितनी संख्या है पेंटिंग्स की, आपको कभी ऐसा लगा कि ये सबसे बेस्ट पेंटिंग है मेरी बनाई हुई? सर एक वर्क था, अंडर वाटर सीरीज का था, वो बिक भी चुका था और मैं ट्रेन ट्रैवल कर रहा था। तो ईश्वर की दया रही सर कि टचवुड है कि मैं ऐसा पैसों का कभी लालची रहा नहीं। तो बिक चुका था। तो जब गैलरी के पर्सन ने मुझे बताया कि बिक चुका है, तो मुझे बुरा लगा था। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि रिक्वेस्ट करी कि इसको रख लो, इसके अलावा दूसरा दे दो, यूं करके। फिर उन्होंने दूसरा कलेक्ट कर लिया था और वो आर्ट वर्क मैंने आज भी अपने ड्राइंग रूम में रख रखा है, जबकि वो 25,000 में उस समय बिक गया था। तो ऐसा तो कभी रहा नहीं। और पेंटिंग से संबंधित भूल गया मैं थोड़ा। कोई बात नहीं। जैसा कि आपने पहले बताया कि कोई ना कोई आता है, शुरुआती दौर में तो आलोचना बहुत बुरी लगी थी, किसी तरह से उससे आप बाहर उभरे, और उसके बाद अब कोई आलोचक आता है, कोई कमी निकाल के जैसे उसका आप स्वागत करते हैं। लेकिन खुद शरद भारद्वाज को जब पेंटिंग एक आप बना लेते हैं,
हाँ जी। तो क्या आपको खुद अपनी बनाई हुई पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है कि इसमें ये बाकी रहे? लगती है सर, बहुत ज़्यादा लगती है। अपनी जो खुद की पेंटिंग्स होती है, पहली बात तो मैं उसको कंपेयर करने की कभी कोशिश नहीं करता हूँ जी। आज के करंट दौर के आर्टिस्टों से या बड़े हाई टाइकून्स, क्योंकि लाखों रुपए की पेंटिंग्स की शो करना एक समय बाद में बहुत इजी गोइंग होता है। आज अगर आप 2-3 लाख खर्च करते, बट एक आर्ट वर्क क्रिएट करना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, और फिर स्टोरीज क्रिएट करना। तो खुद की पेंटिंग्स में तो हर कलाकार कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमियां ढूंढता रहता है, और वो दुनिया से कंपेयर करता है तो और ज़्यादा कमी नहीं लगती है। पर मैं एक कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरी जो कमी लग रही है वो मैं निकालूं। दुनिया जो कर रही है, अच्छे फ्रेम्स कर रही है, अच्छे शोज कर रही है, तो उससे मैं कभी कमी निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ। और कोई अगर उसमें कमी निकालता है, पर मैं स्वागत करता हूँ उसका, क्योंकि क्रिटिसाइज ही वो ऐसा विषय है जो इंसान को आगे ले जाता है। शरद जी, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कभी कोई ऐसी पेंटिंग बनाई है जो महिलाओं को समर्पित हो और कोई सामाजिक संदेश भी देती हो? देखिए, भ्रूण हत्या से संबंधित मैंने जिक्र किया था, और महिलाओं का एक कार्यक्रम था जिसका शुभारंभ अशोक गहलोत जी ने किया था, इवेंट्स मैनेजर डे का। तो उसका जो लोगो था वो ब्लू है, लेकिन जब पूरी टीम ने, राजस्थान के सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष थे अरशद जी, उन्होंने मेरे से आग्रह किया, तो उसका समापन करने का शुभ मौका मुझे मिला। तो काफ़ी अखबारों में छाया, और वो महिला को ही समर्पित था। तो वो उन्होंने पिंक पूरा एक महीना मार्च का महिलाओं को समर्पित किया, और महिलाओं को समर्पित करने के और भी कई विषय पे मैंने काम कई बार किए हैं। हाँ जी। जिस उत्साह के साथ अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी पेंटिंग्स के बारे में आप बता रहे हैं शरद जी, आगे की क्या योजना है कि क्या करना चाहते हैं? मन में कोई इच्छा कुलबुला रही है? इच्छाएं तो सर बहुत सारी है, और गैलरी तक सीमित होने की इच्छा नहीं है। मैंने कुछ केव्स टनल को लेके भी मैंने कुछ आइडियाज़ क्रिएट किए थे। जितनी भी सड़क पार जो पहाड़ों के बीच में केव्स जाती है, तो मैं पूरे पहाड़ों को नीले रंग में और कई आकृतियाँ देने के मैंने कई वो बनाए हैं। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो मेरे ब्लू चार्ट में हैं, मतलब। तो उसके पीछे मैं कोशिश भी करता हूँ कभी कभी। इवन जो ये कोलाज वर्क है, ये मैं किसी टाइम पे अनमेच्योर तरीके से इंडियन परेड तक में जाने की इच्छाएं की तो कोई सीमा ही नहीं है। जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लू चार्ट के अंदर हैं, ईश्वर ने अगर चाहा। और तो एक फिल्म के रूप में शरद कभी दिख पाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा। बिल्कुल। शरद जी, आपने जयपुर में भी कई ऐसी फेमस प्लेसेस हैं जहां पर अपनी आर्ट को उकेरा है। हाँ। आपने जयगढ़ के किले पर अपनी ब्लू एलिफेंट की पेंटिंग का डिस्प्ले किया था, इस बारे में बताएं। एक लिम्का बुक जो आर्ट वर्क था मेरा 16 फीट वाला, जयगढ़ का फोर्ट था, और एक बड़ा कार्यक्रम था बहुत बड़ा, जिसको शाहरुख खान जी भी इनॉग्रेट करने वाले थे। तो मुझे एक गैलरी, जयपुर की गैलरी से कॉल आया कि कुछ गिने चुने 5-10 आर्टिस्टों की आर्टवर्क वहाँ की शोभा बनेंगे। तो मेरी गुड़िया होने वाली थी, तो 2 दिन पहले ही ट्रैवल किया, और क्योंकि 16 फीट था और जयगढ़ के फोर्ट के ऊपर हवा का वेग काफ़ी रहता है, तो मजदूर भी उसको हैंग करने से डर रहे थे। जी। तो लकीली फिर मैंने ही उसको पूरा हैंग करवाया। अच्छा। और वो वहाँ की शान बना और बहुत हाईलाइटेड आर्टवर्क रहा। और ब्लू एलिफेंट तो था ही से, लिम्का बुक में था ही से, अखबारों में उसके खूब चर्चे आए। जी। बहुत बढ़िया। हमारी तो ये आपके लिए शुभकामना है कि आप जितनी भी योजनाएं आपके अंदर जो करवट ले रही हैं, हाँ, वो सारी योजनाएं साकार हों और ये मुस्कुराहट आपके चेहरे की बनी रहे। तो आज आप अलवेलो राजस्थान में आए शरद जी, बहुत बहुत आपका आभार, आपका धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। सुंदर पेंटिंग से आपने हमें रूबरू कराया, आपके शब्दों के जरिए भी, और एक छोटी सी पेंटिंग आपने दिखाई भी जो आप यहाँ दूरदर्शन परिवार को। और प्रणय, कोइंसिडेंस ये रहा कि हम तीनों आज नीले रंग में रंगे हुए हैं। बिल्कुल। आपका भी धरती का रंग है नील का, और आपका आकाश का रंग है, तो धरती और आकाश दोनों मेरे सामने, तो मेरे को उड़ान भरने में आसानी रही। बहुत धन्यवाद आज की इस बहुत अमूल्य बातचीत के लिए शरद जी, बहुत बहुत आपका आभार। और अब चलना चाहेंगे अलवेलो राजस्थान से, क्योंकि अगली बार फिर मिलना है, तो आज का समापन आवश्यक है। एक बार फिर से आपको पृथ्वी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पृथ्वी की आबो हवा यानी कि हरियाली को बनाए रखिए। जितनी हरियाली होगी पृथ्वी हमारी उतनी ही उन्नत होगी। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए प्रणय भारद्वाज को, प्रज्ञा को।